And the chapter we are going to start today is medicine. So, the first topic is therapeutic index. The therapeutic window, also known as the therapeutic range or therapeutic index, indicates the range of drug amounts in the body that bring about the desired therapeutic effects with minimum adverse effects. So, इंडेक्स भी हम इसको कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, विंडो भी कहते हैं. ये एक रेंज होती है बेसिकली ड्रग की अमाउंट की कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लेकर आती है. अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है? मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और मैक्सिमम टॉलरेटेड कॉन्सेंट्रेशन. Lowest amount of drug in the bloodstream that triggers the desired therapeutic effect. Below this concentration the drug may not be effective. यानी कम, सबसे कम अमाउंट जिस पर ये ड्रग अफेक्ट करेगी. और मैक्सिमम टॉलरेटेड जो signifies the highest amount of drug in the bloodstream that patient can bear. इससे ज़्यादा की मिकदार जो है वो टॉक्सिक हो जाएगी पेशेंट के लिए. तो ये एक इंडेक्स में जो है ये कॉन्सेंट्रेशंस को सेट किया जाता है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द थेरेप्यूटिक विंडो. इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी है कि इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है, एज पर डिपेंड करती है, ओवरऑल हेल्थ पे. ड्रग इंट्रैक्शन भी है इसके अंदर कि किस तरह से ड्रग, मल्टीपल मेडिकेशन अगर हम कर रहे हैं, एक साथ कई सारी मेडिसिन हम ले रहे हैं, तो वो किस तरह से आपस में इंट्रैक्ट करेंगे वो मेडिसिन. ठीक है. पेशेंट करैक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर होती हैं जिसमें एज है, वेट है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं कि किस तरह से ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है और एलिमिनेट हो रही है. अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन यहाँ पे aspirin mechanism of action. The primary mode of action of aspirin involves the inhibition of enzyme cyclooxygenase COX. The enzyme plays an important role in the synthesis of prostaglandins. Prostaglandins contribute to the development of inflammation, pain, fever, while thromboxanes are involved in platelet aggregation, essential for blood clotting. For blocking COX, aspirin reduces inflammation, pain. ठीक है. तो इनकी प्रोडक्शन जब होती है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स की या थ्रोम्बोक्सेन्स की, ठीक है, तो ये इसमें कौन सा इन्वॉल्व होती है हमारे पास? साइक्लोऑक्सीजनेस COX एंजाइम इन्वॉल्व होता है. तो उस एंजाइम की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करती है हमारी एस्पिरिन. एस्पिरिन फिर हमारे जो बॉडी के अंदर, ठीक है, जो भी पेन होता है और इन्फ्लेमेशन होती है उसको ख़त्म करती है. अब इसके यूजेस देखें. पेन रिलीफ में है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीपायरेटिक मींस रिड्यूस फीवर, एंटी कोगुलेंट भी हैं. ठीक है. ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है ये. केमिकल स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है. इट कंसिस्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग टू ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एन एस्टर ग्रुप. द स्ट्रक्चर कैन बी सिंप्लीफाइड. अब इसमें एस्पिरिन का हमारे पास स्ट्रक्चर ये हमें दिखाया गया है. एरोमेटिक रिंग होती है इसमें, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक होता है, एक साइड पे एस्टर ग्रुप होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेंसिलिन. पेंसिलिन जो है वो, उसका भी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये बीटा लैक्टम रिंग ऑन द ट्रांसपेप्टिड एंजाइम प्रिवेंटिंग इन फ्रॉम क्रॉस लिंकिंग, प्रिवेंटिंग न्यू सेल वॉल्स फ्रॉम फॉर्मिंग. By inhibiting these enzymes, penicillin disrupts the formation of normal cell wall in bacteria. This leads to a weakened cell wall that eventually ruptures, causing the bacteria to die due to osmotic pressure. Uses penicillin के नमूनिया को ट्रीट करने में, मेनिंगाइटिस को ट्रीट करने में, उसके बाद स्किन इन्फेक्शंस में, स्पाइलिस में, थ्रोट इन्फेक्शंस में यूज़ होती है. ठीक है. पेंसिलिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं. केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग होगी. ठीक है. और स्ट्रक्चरल मोइटी इज एसेंशियल फॉर पेनिसिलिन. एंटीबैक्टीरियल एक्टिव बीटा लैक्टम रिंग इज इटसेल्फ यूज्ड टू अ 5 मेंबर्ड थायाजोलाइडीन रिंग. ठीक है.
यहाँ पे ये हमें दिखाई गई है इसका स्ट्रक्चर। आगे ओपिएट्स हैं। ओपिएट्स उनको हम ओपिओइड्स भी कहते हैं। ये क्लास ऑफ ड्रग है। इसमें इलीगल ड्रग्स शामिल हैं, हीरोइन होगी जैसे। सिंथेटिक ओपिओइड्स सच एज फेंटेनाइल, लीगल प्रिस्क्रिप्शंस भी होती हैं इसमें कुछ। इसमें हमारे पास ऑक्सीकोडोन है, हाइड्रोकोडोन है, कोडीन है, मॉर्फिन है और बहुत सी अदर भी हैं। अच्छा, ये ओपिओइड्स जो होते हैं बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर। यूफोरिया की कंडीशन इसमें आ जाती है, ठीक है। यूफोरिया मतलब जो एक सडन रश ऑफ हार्मोन्स होता है, हैप्पीनेस के जो हमारा एक होता है कि इसमें एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, उसको हम यूफोरिया कहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन, तो इससे एडिक्शन भी होती है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियाइड involve their interaction with the opioid receptor located in the brain throughout the central nervous system. रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? म्यू होते हैं, डेल्टा होते हैं और कापा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब म्यू रिसेप्टर्स जो हैं वो उनके एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स हैं और ये एक्टिवेशन म्यू रिसेप्टर कैन आल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया एंड फिजिकल डिपेंडेंस। डेल्टा रिसेप्टर्स हैं। डेल्टा रिसेप्टर्स का फंक्शन फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये एज अ पेन रिलीवर इस्तेमाल होते हैं और मूड रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। कापा रिसेप्टर्स जो हैं वो भी पेन रिलीवर के तौर पे होते हैं और डिस्फोरिया और हेलुसिनेशंस को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें इसका, तो ये ओपिओइड रिसेप्टर्स पर बाइंड करती हैं, हमारे जो CNS और ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है। और एज अ पेन रिलीवर ये काम करती हैं और ये एंडोर्फिन्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं की वजह से, ठीक है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, एंडोर्फिन्स के रिलीज़ की वजह से ये एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स यानी कि पेन किलिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। डोपामीन भी रिलीज़ होती है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट ड्रग्स जैसे कि ओपिओइड्स, अल्कोहल, निकोटीन, एम्फेटामीन्स एंड कोकेन, ठीक है, ये जो होती हैं हमारे बॉडी में न्यूरोकेमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करती हैं और डोपामीन की रिलीज़ को इन्हांस करती हैं और इससे यूफोरिया मज़ीद उसकी फीलिंग्स बॉडी में होती हैं। अच्छा, यूजेस इसके पेन मैनेजमेंट में हो गए, ठीक है। कफ सप्रेशन में भी यूज़ होती है ये, एंटी ट्यूसिव विच इज़ कफ सप्रेसेंट, एंड डायरिया ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। रिस्क और कॉन्सिडरेशंस इसकी क्या हैं? वाइल ओपिओइड्स और इफेक्टिव फॉर पेन रिलीफ एंड हैव लेजिटिमेट मेडिकल यूज़, देयर पोटेंशियल फॉर एब्यूज़, एडिक्शन, ठीक है, इनकी एडिक्शन हो जाती है बॉडी में और अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज ले ली जाए तो इतनी टॉलरेंस नहीं रहती बॉडी के अंदर, ठीक है, टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है। एब्रप्ट डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ द ड्रग, अच्छा एकदम से ड्रग अगर आप ये वाली ड्रग्स छोड़ दें तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओवरडोज जो होती है वो भी डेथ कॉज कर सकती है। pH रेगुलेशन इन द स्टमक इज़ अनदर टॉपिक। अब स्टमक के अंदर हमारी pH को कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो स्टमक रेगुलेशन, pH regulation is a dynamic process for proper digestion, enzyme activation. Parietal cells in the gastric glands release hydrochloric acid into the stomach lumen. This acid maintains an acidic environment. This tightly controlled process is essential for breaking down digested food. Acidification aids in activating digestive enzymes, denaturing proteins, and eliminating harmful microorganisms. pH level in the stomach's pH range from 1.5 to 3.5. creating an acidic environment necessary for optimal enzyme function, especially pepsin for protein breakdown. स्टमक का जो pH है वो 1.5 से लेकर 3.5 तक होती है। और कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है वो कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने गैस्ट्रिन लिखा हुआ है, एंड न्यूरल सिग्नल्स भी हैं दैट रेगुलेट HCl रिलीज। नॉन स्पेसिफिक रिएक्शंस एंड एक्टिव मेटाबोलाइट्स। What are non-specific reactions? The reactions that occur without specificity to particular substance. For example, the low pH of stomach lumen helps kill pathogens in the food and break down complex
food molecules. The stomach's ECL unfold proteins, making them more accessible for enzymatic digestion by pepsin. So इनका नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है इन रिएक्शंस के अंदर, मतलब कोई एक उसके लिए स्पेसिफिक नहीं हमने किया हुआ कि इसी काम के लिए हमने ये रिएक्शन करना है। अब जैसे पीएच की अगर हम बात करें तो वो हमारे बॉडी के अंदर फूड में जो पैथोजेंस होते हैं उसको भी किल कर रही है, हमारी बॉडी को भी जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब ब्रेक डाउन करवा रहा है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो एसिड मौजूद है, और इस तरह से वो उसको मज़ीद प्रोटीन को एक्सेसिबल बना रहा है फॉर द एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो ये 2 से 3 काम ये परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट्स। A metabolite is a biological active form of a drug or substance produced by body's metabolic process. The stomach's pH can affect the formation of metabolic active drug. Some medication undergo significant metabolism in the stomach due to acidic environment, enzyme activity. These metabolites can metabolize the drug or render it inactive. अच्छा, ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है मेटाबोलाइट, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को हेल्प करवाती है होने में, ठीक है, बल्कि उसके नतीजे में बनती है। जब हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है तो उसके नतीजे में जो एक एक्टिव सब्सटेंस आती है हमारे पास, वो मेटाबोलाइट है। जैसे कि कुछ मेडिकेशंस यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म करवा देती हैं। दीज मेटाबोलाइट्स कैन मेटाबोलाइज द ड्रग और रेंडर इट इनएक्टिव। उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस और उनके ट्रीटमेंट है। Unlike bacteria, virus lack many cellular structures and metabolic pathways, making it difficult to target them without affecting the host cells. Therefore, treating viral infections with pharmaceuticals presents unique challenges. Antiviral drugs are developed to disrupt the viral life cycle by targeting different stages of replication. This can include preventing the virus from entering host cells, inhibiting the replication of the viral genome, or stopping the release of new virus particles. एंजाइम इनहिबिशन इसके अंदर कॉमन मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से प्रिवेंट करती हैं एंटीवायरल ड्रग्स कि या तो ये वायरस को होस्ट के अंदर एंटर होने से रोकेंगी, या फिर वायरस की रिप्लिकेशन को रोकेंगी, या न्यू वायरस पार्टिकल्स की रिलीज़ को रोकेंगी, ठीक है। 2-3 तरीक़ों से ये हमारे बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शंस को रोकती हैं एंटीवायरल ड्रग्स। अब एंजाइम इनहिबिशन इसके अंदर एक मेन एक्शन है, ठीक है, जो ये परफॉर्म कर सकती हैं। इसमें हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं और पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन के अंदर सम वायरल ड्रग्स एनहांस द होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है होस्ट के, यानी कि जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वायरस उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस इंटरफेरोन्स आर प्रोटीन्स दैट कैन बूस्ट द इम्यून सिस्टम ability to combat virus, ठीक है। इंटरफेरोन्स एक प्रोटीन्स हैं, आर द प्रोटीन्स दैट help to boost the immune system. Viral protease inhibitors specifically target the activity of viral proteases, which are enzymes essential for processing viral proteins. So viral proteins बनाने के लिए कुछ enzymes required होते हैं। तो ये जो होती है ना आपके एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीएज इनहिबिटर की बात की गई है, तो ये क्या करेंगे, उस वायरल प्रोटीन को बनने से रोकेंगे, ठीक है, यानी कि वो बनने अलाउ नहीं करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। These inhibitors are frequently used in the treatment of HIV, hepatitis C viral infections. Okay. To combat drug disease and viral diversity, combination therapy involves multiple antiviral agents with different mechanism of action. This strategy aims to reduce the risk of resistant development and improve treatment effectiveness. अब challenges क्या आते हैं in treating viral infections? एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरिया को ट्रीट करने में इजीली यूज़ होती हैं, बट वायरस क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और वायरस के पास प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है। उनका स्ट्रक्चर अगर आपने कभी देखा हो तो एक
जो है ना वो यहाँ पे कवरिंग उनके डीएनए के इर्द गिर्द मौजूद होती है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये डीएनए होगा, ठीक है, वायरस का, और इसके इर्द गिर्द जो है ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी वायरस ने बनाई हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो डीएनए होगा ना वो एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है। तो इसलिए वायरस को किल करना या उसे फाइट करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस ने बताए भी हुए हैं कि viruses multiply inside host cell using the host ribosomes. Therefore, treating viral infection without harming the host cell requires specific antiviral agents. Viruses can mutate, यानी कि म्यूटेट हो जाते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, न्यू स्ट्रेन्स बना देते हैं, ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेन्स बना देते हैं। The quick mutation rate can cause resistance to antiviral medications, complicating ongoing treatment. Virus lack cellular structures like cell wall and metabolic pathways, which are common targets for antibacterial drugs. This limits the potential targets for antiviral medications. Okay, some viruses develop protective covering and can remain dormant in the body for a longer period. Medications for viral infection may affect host cell function, leading to toxic side effects. Balancing the selectivity of antiviral drugs is essential to minimize harm to the host. So host को harm किए बगैर वायरस को किल करना या उसकी जो है ना टॉक्सिसिटी को कम करना is difficult. Concept of antiviral drugs. Antiviral drugs are a class of medicines particularly used to treat viral infections. Drugs that combat viral infections are called antiviral drugs. Viruses are among the major pathogenic agents that cause several serious diseases in humans, animals, and plants. Antiviral medications disrupt the viral life cycle by inhibiting specific stages of replication, such as blocking virus entry into the host cells. So that was all with this chapter. I hope you understood the concept. Thanks for listening.